हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम HTML फॉर्म टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि HTML की जब आप कोडिंग करते हैं और ख़ास करके जब आप ओ लेवल पेपर का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ऐसे में आपको HTML टेबल, लिस्ट और फॉर्म ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको आनी ही आनी चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि HTML में फॉर्म टैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और HTML में ये फॉर्म होता क्या है। तो जैसा कि आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी गई है, जब भी हमें यूजर से इनपुट लेने की जरूरत होगी, यानी किसी प्रकार का कोई डेटा कलेक्ट करना है, जैसे यूजर का नाम, उसका पासवर्ड, उसका डेट ऑफ बर्थ, है ना। आपने बहुत सारे वेबसाइट विजिट किए होंगे जहां पे आप अपनी डिटेल को भरते हैं। तो वो जिसकी वेबसाइट है ना, वो बंदा क्या कर रहा है, वो आपके डेटा को ले रहा है, आपके द्वारा आपके इनपुट को वो कलेक्ट कर रहा है अपने पास में, ताकि इस इंफॉर्मेशन को रख सके और अपने हिसाब से उसका यूज कर सके। तो अगर हमें यूजर से किसी भी प्रकार का डेटा लेना है, तो ऐसे में हम HTML फॉर्म का उपयोग करते हैं। अगर हम एक लॉगिन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं या किसी भी प्रकार का फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो आज जो कुछ भी आप पढ़ेंगे HTML फॉर्म में, इन्हीं सब का इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रकार का फॉर्म बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा मोटिव बस इतना रहेगा कि HTML के जो टैग होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, उनके जो चाइल्ड टैग होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊं। मैं पूरा एक कंप्लीट फॉर्म आज नहीं बनाने वाला हूं, क्योंकि हमारा सबसे पहले मेन फोकस होगा कि हमें इन एलिमेंट के बारे में समझ में आ जाए। इसके बाद आने वाली क्लास में हम देखेंगे, एक प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे, अलग अलग तरीके का फॉर्म बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आज पढ़ने के बाद आप फॉर्म बनाना नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। मैं बस फॉर्म कंप्लीट नहीं बनाने वाला, मैं बस मेरा फोकस होगा टैग के बारे में बताना। बाकी आप फॉर्म बनाना तो सीख ही जाएंगे। तो चलिए, इतना हमने समझ में आ गया कि HTML फॉर्म क्या होता है, किस लिए यूज होता है। आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम बात करें कि HTML फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए, अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें कि ये कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिखने के कुछ तरीके हैं। तरीके क्या क्या हो सकते हैं? तरीका ये है लिखने का कि जब भी आप फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग लगाएंगे, सबसे पहला टैग होगा आपका फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग आपका क्लोज हो जाएगा। अब इस फॉर्म टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट शामिल हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने एट्रीब्यूट्स को। ओके, यहाँ एक्शन नाम का एट्रीब्यूट है, यहाँ पे मेथड नाम का एट्रीब्यूट है। ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक। और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी वैल्यू होती है। अब एट्रीब्यूट्स और वैल्यू क्या है, ये सब डिटेल में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज पहले पिछली वीडियो देखिए, तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे एक्शन नाम से एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है, और यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू पास की गई है। फिर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी एक एट्रीब्यूट लगा है और इसकी भी कुछ वैल्यू यहाँ पे पास की गई है। अब जो हमारा मेन टैग होता है, वो होता है हमारा फॉर्म टैग, और क्लोज हो जाएगा फॉर्म टैग, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि फॉर्म किस प्रकार का टैग है, तो आप बताएंगे फॉर्म एक पेयर टैग है, जो ओपन एंड क्लोज दोनों होता है। बाकी जो कुछ भी एलिमेंट होगा, वो हम इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में लिखने वाले हैं। ओके, इतना समझ में आ गया कि फॉर्म बनाते समय जो सबसे मेन टैग होगा, वो फॉर्म टैग होगा। उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स लगाए जाएंगे। अब ये कौन से एट्रीब्यूट्स किस लिए होते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया है एक एक्शन नाम से एट्रीब्यूट। दोस्तों, एक्शन नाम का जो ये एट्रीब्यूट होता है, जैसा कि अभी आपने पीछे देखा यहाँ पे, तो एक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी मान लीजिए एक वेब पेज बना दिया। ओके, यहाँ पे हमने यूजर से कलेक्ट करने के लिए कुछ फील्ड बता दिया कि यहाँ पे यूजर अपना नेम भरेगा या अपना डेट ऑफ बर्थ भरेगा, ठीक। इस तरीके से हमने अलग अलग फील्ड बना दी है। अब यहाँ पे एक सबमिट बटन दे दिया, तो यूजर जब अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और बाकी अपनी डिटेल्स को भर करके सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो उसका डेटा कहीं ना कहीं तो जाकर के स्टोर होगा हमारे डेटाबेस में। तो हमारा जो बैक एंड होता है, जहाँ पे हम अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं कि यूजर जो भी फॉर्म भरेगा, वो फॉर्म आकर के हमारे इस जगह पे एक सर्वर पे आकर के हमारा डेटा स्टोर हो जाए, है ना। तो हमारा डेटा किस जगह पे जाकर के स्टोर होगा, किस फाइल और फोल्डर के अंदर जाकर के स्टोर होगा,
वही इंफॉर्मेशन, वही फाइल पाथ हम एक्शन नाम के एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे भरते हैं। तो एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर क्या भरा जाएगा, एक तरीके से यूं समझो कि आपका जो यूआरएल होता है, जो फाइल पाथ होता है, जहां आप ये बता रहे होते हैं कि हमारा डेटा इस लोकेशन पे जाकर के स्टोर होगा, वो लोकेशन आप एक्शन नाम के एट्रीब्यूट के अंदर देंगे। ओके, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे है मेथड। मेथड के अंदर दोस्तों दो प्रकार की वैल्यू होती हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि बताइए मेथड नाम के एट्रीब्यूट में कितनी वैल्यू शामिल है। तो मेथड नाम के एट्रीब्यूट में दो वैल्यू शामिल होती हैं, एक है गेट, दूसरा है पोस्ट। अब गेट और पोस्ट में क्या अंतर होता है, देखिए जब आप फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म फिल करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो जो आपका डेटा होगा वो किस रूप में जाएगा, वो बिल्कुल सिंपल जो आपने इंफॉर्मेशन भरा। अगर मान लीजिए हमने इस तरीके से मेथड लिख करके यहाँ लिख रखा है गेट, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, गेट जो होगा वो बाय डिफॉल्ट होगा, अब लिखे ना रखिए, वो गेट रहता ही है। तो अगर हमने लिख दिया गेट, तो जो यूआरएल बार होता है ना, यूआरएल बार आपका जहां पे डेटा दिखाई देता है, अभी हम प्रैक्टिकल समझेंगे, तो जहां हमारा डेटा दिखाई देता है, आप देखेंगे सबमिट करने पे आपका इंफॉर्मेशन जो आप भरे रहेंगे वो यहाँ पे नजर आएगा वैसे के वैसा ही। लेकिन अगर आप वहीं पे मेथड नाम के एट्रीब्यूट में गेट की जगह पोस्ट वैल्यू पास कर देते हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन होगी वो हूबहू इस तरीके से नजर नहीं आएगी, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा बहुत वो बदल जाएगी। अगर आप कभी भी देखें यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाएंगे, जैसे हैच, एट द रेट, है ना, %, इस प्रकार के सिंबल ऐड आ जाएंगे, ताकि जब आप फॉर्म भर के सबमिट करें तो कोई देख ना पाए कि किस प्रकार का डेटा वो ट्रांसफर हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें हैं यहाँ पे इंक टाइप, तो यानी ये हमारा इंक्रिप्शन टाइप होता है कि डेटा हमारा किस तरीके से जाएगा, क्या प्लेन टेक्स्ट के रूप में जाएगा या फिर किसी प्रकार के कोड के रूप में ट्रांसफर होगा, ठीक है, क्या हम अपने डेटा को किसी प्रकार के कोड के रूप में भेजना चाह रहे हैं, या जैसा है वैसा ही, मान लीजिए डेटा हमने भरा हेलो, तो क्या ये हेलो के रूप में ही ट्रांसफर होगा, या ये हेलो किसी और चीज के रूप में, जैसे इस तरीके से मान लीजिए स्टार, हैच, है ना, इस तरीके से कोड के रूप में बदल के जाए, तो इसको भी हम यहाँ पे बताते हैं इंक टाइप में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फॉर्म टैग के अंदर जो ये एट्रीब्यूट लगाए जाते हैं, यानी कि एक्शन, मेथड और इंक टाइप, इनका क्या मतलब है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फॉर्म तो हमारा हो गया सबसे मेन टैग, उसके अंदर कुछ चाइल्ड टैग लगाए जाते हैं, जैसे कि इनपुट नाम का। इनपुट नाम का टैग है जिसकी बहुत सारे, उसके अंदर इनपुट नाम का टैग, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जो कि है टाइप के नाम के, और इस टाइप की बहुत सारी वैल्यू होती है, कोई टेक्स्ट होता है, पासवर्ड होता है, अभी आगे हम देखेंगे सबको। और इसमें हम जिस प्रकार से डेटा लिखेंगे, जो वैल्यू पास करेंगे उसी प्रकार से हम इनपुट उसमें ले सकें। और भी कुछ यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट शामिल है, जैसे कि नेम। अब नेम फिर से वो बता रहा है यहाँ पे, जैसे वहां एक्शन बता रहा था कि डेटा किस जगह पे जाकर के स्टोर होगा, तो ये नेम ये बताता है कि मान लीजिए आपका डेटाबेस क्रिएट है, ठीक है, आपने एक फॉर्म बना दिया जहां आप यूजर से उसका नाम ले रहे हैं, आपने एक डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड बना दी जहां पे आप यूजर से डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं। तो आपने एक डेटाबेस बना रखा है, और डेटाबेस में आपने क्या कर रखा है, नेम के लिए एक फील्ड बना रखी है, किस नाम से, यूजर नेम नाम से। ओके, तो जब यहां से टेक्स्ट में जब भी यूजर अपना नाम भरेगा, नाम भर के फॉर्म को सबमिट करेगा, तो जो डेटा निकलेगा डेटाबेस में जाएगा, कहां जाकर के स्टोर होगा, यूजर नेम वाली फील्ड में आकर के स्टोर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए लिख दिया है यहाँ पे डेट, और नेम में लिख दिया डीओबी, या कुछ भी पास कर सकते हैं। तो वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन कहाँ आएगी, आपके डेटाबेस में आकर के किस जगह स्टोर होगी, आपका जो डेटाबेस है उसमें जो एक कॉलम बना रखा होगा आपने, जो भी नाम दिया होगा, डेट वगैरह नाम या डेट ऑफ बर्थ नाम जो भी दिया होगा, उस जगह पे आकर के वो स्टोर हो जाएंगे। तो ये बताता है कि आपके डेटाबेस में आपका डेटा किस जगह पे जाकर के, किस कॉलम में जाकर के स्टोर होगा। या आप मैक्स लेंथ के द्वारा ये बता सकते हैं कि जो नाम इनपुट किया जाएगा मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है ना। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस ऐसे ही पास कर देना है रिक्वायर्ड। तो ये होगा कि बिना नाम भरे आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। जैसे आप कई बार फॉर्म भरते होंगे
तो क्या होता होगा कि कोई फील्ड छूट जाती होगी तो लिखा आता है ना कि ये फील्ड अभी खाली है, इसको आप भरिए। तो वो कैसे हो पाता है? वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के द्वारा हो पाता है। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया है, रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट लगा दिया, तो क्या होगा? वो फील्ड मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो आपको भरना ही भरना है, बिना भरे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो यहाँ पे भी हमने डिटेल में समझा रखा है कि किसका क्या मतलब होता है। अब बारी है कि हम इनको प्रैक्टिकल भी करते रहें और समझते भी रहें। ठीक है, चलिए तो हम फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। वापस डेस्कटॉप पे आ गए, अपने फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक बिल्कुल अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं, एक नया पेज बना लेते हैं। ये हमारा VS कोड एडिटर ओपन हो रहा है। आप जो भी कोड एडिटर ओपन करना चाहते हैं अपना कर लीजिए। और मैं क्या करूंगा कि यहाँ से प्लस आइकॉन पे क्लिक करके मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। मैंने नाम रख दिया form.html और एंटर बटन प्रेस किया। तो यहाँ पे फॉर्म नाम से हमारे सामने एक नई फाइल आ चुकी है। चाहो तो पुरानी फाइल क्लोज कर दो या फिर रहने ही दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम पहले अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कोड का वो इंसर्ट करा लेते हैं। तो शिफ्ट के साथ में एक्सप्लेनेशन साइन एंड एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब फॉर्म बनाना है तो बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? फॉर्म नाम का टैग। तो फॉर्म टैग लिख करके जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि फॉर्म के अंदर एक्शन नाम का एट्रीब्यूट अपने आप लग चुका है और ये क्लोजिंग टैग भी यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे अभी हमारे पास कोई लोकेशन नहीं है डेटाबेस का कि इस जगह पे हमारा डेटा जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे बीच में हैच पास कर सकते हैं। हैच जो कि ये बताता है कि ये जगह अभी मतलब ब्लैंक है, अभी कोई चीज इसमें भरी नहीं गई है। ये नहीं बताया गया कि डेटा जाएगा कहाँ पे, बट हाँ आगे चल के यहाँ पे कोई चीज डाली जाएगी, कोई लोकेशन डाला जाएगा। ठीक है, तो हमने एक्शन में हैच पास कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेथड। ठीक है, मेथड, और मेथड में जैसे कि हमने कहा गेट या पोस्ट पास कर सकते हैं। तो गेट तो बाय डिफॉल्ट होता है, हम पोस्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं इसके अंदर। अब जैसे मान लीजिए हमें यूजर से उसका नाम कलेक्ट करना है। ओके, तो नाम जब एक टेक्स्ट वाली वैल्यू लेनी होगी, मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, टेक्स्ट वाली जब भी वैल्यू लेनी होगी, अब क्या करेंगे? इस तरीके से लिखेंगे नेम, है ना, और या जो कुछ भी आपको लिखना है। इसके बाद टैग लगाएंगे, कौन सा? इनपुट नाम का टैग। इनपुट, इनपुट टैग को क्लोज कर देंगे। दोस्तों ये एक एम्प्टी टैग होता है, इसलिए ये सिर्फ ओपन ही होगा, क्लोज नहीं होगा। मैंने एंगुलर ब्रेकेट क्लोज करने की बात की थी अभी। तो ये हमारा इनपुट टैग यहाँ पे लग चुका है। अब इसके अंदर कुछ हमें वैल्यू पास करनी है। कौन सी वैल्यू? जैसे टाइप लिख दिया। टाइप नाम के ये जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर आप ये बताते हैं कि किस टाइप का, देखिए यहाँ पे बहुत सारा आ चुका है, किस टाइप का डेटा यूजर से लेना चाह रहे हैं, है ना, वो आप बताते हैं। तो जैसे हम यूजर से टेक्स्ट वाला डेटा लेना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या फील्ड पास कर दी? टेक्स्ट। अब अगर इतने का आउटपुट देखें तो राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। अब अगर इतने का आउटपुट देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे नेम लिखा आ गया और उसके सामने एक इनपुट फील्ड आ चुकी है। ओके, चलिए अब वापस आते हैं यहाँ पे। इसके बाद में अब अगर मान लीजिए तो एक आपने, अच्छा इसके अंदर कुछ और एट्रीब्यूट अभी हमने पढ़ा था, उन एट्रीब्यूट्स को समझ लेते हैं। जैसे कौन कौन सा एट्रीब्यूट था? मैक्स लेंथ नाम का, और यहाँ पे नेम नाम का एट्रीब्यूट। तो नेम के अंदर आप जो मर्जी पास कर दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम। तो क्या होगा? हमारा जो डेटाबेस होगा उसमें जो फील्ड होगी एक यूजर नेम से बनी होगी, वहां पे जाकर के ये नेम वाला डेटा स्टोर हो जाएगा। ओके, अगली चीज यहाँ पे है मैक्स लेंथ। अभी देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने कोई मैक्सिमम लेंथ नहीं बता रखी है ना, तो कोई भी किसी भी प्रकार का डेटा यहाँ पे भर सकता है। ये किसी भी प्रकार का डेटा यहाँ पे भर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे पास कर दूं मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ के अंदर जैसे मैं डाल देता हूँ 10। अब अगर 10 डाल दिया तो क्या होगा? जैसे कि मैं यहाँ पे भर रहा हूँ राज कंप्यूटर। अब देखिए 10 कैरेक्टर हमारा यहीं तक हो गया, तो अब इसके आगे ये जाएगा ही नहीं। तो मैक्स लेंथ में आप ये बताते हैं कि कितना कैरेक्टर यूजर इंफॉर्मेशन यहाँ पे भर सकता है। ठीक, तो जितना आप देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे मैक्स लेंथ नाम के एट्रीब्यूट के अंदर लिख सकते हैं। ओके, जितना लिखेंगे उतना कैरेक्टर यूजर इंफॉर्मेशन अपना भरेगा। तो ये थे इसके कुछ।
और एक चीज कि अगर हम रिक्वायर्ड लिख दें, अभी थोड़ी देर के लिए हम रिक्वायर्ड बाद में लिख करके दिखाते हैं, ठीक है, जब हम एक सबमिट बटन बनाएंगे तब हम रिक्वायर्ड वगैरह एट्रीब्यूट लगा के देखेंगे। आगे आते हैं, अगला यहाँ पे है एक इनपुट टाइप जो कि है पासवर्ड। तो मान लीजिए कि हम यूजर से पासवर्ड लेना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे ही फादर नेम लेंगे तो फादर नेम लिख करके उसके सामने फिर यही सेम चीज लिख देंगे, क्योंकि टेक्स्ट जब भी आप इतना जानो कि टेक्स्ट जब भी लेना होगा तो आप क्या लिखोगे, ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब मैं अगली फील्ड के बारे में, अगले टाइप के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यूजर से पासवर्ड लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब पासवर्ड लेना चाह रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड यहाँ पे पास कर दूंगा। ओके, ऐसे यहाँ पे भी नेम और मैक्सिमम लेंथ आप बता सकते हैं, है ना। मैं बस सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, इतना जानो कि ये चीज कॉमन रहेगी। कॉमन का मतलब नेम नाम के एट्रीब्यूट इसमें भी लगा सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप ये नाम अलग रखना, ओके, नहीं तो ये भी इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी, यूजर नेम में ही जाकर के स्टोर हो जाएगी। तो ये आप अलग से रख देना। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, अब देख रहा हूँ सामने सामने क्रिएट हो रहा है, मैं नीचे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो ये जो ऊपर वाला था स्टार्टिंग में जाकर के, मतलब जहां पे वो खत्म हुआ वहां पे जाकर के बी आर नाम का टैग लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ये लाइन ब्रेक हो जाएगी, नीचे चला आएगा। लेकिन अभी एकदम से सटा हुआ है तो हम बी आर नाम का टैग फिर से लगा देंगे, जिससे ये नीचे आ जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से इनपुट फील्ड बनाई जा रही हैं और कैसे इनको मैनेज किया जा रहा है कि अगर नीचे लाना है तो कैसे नीचे लाया जाएगा। एक चीज और बता दें, अभी जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो फॉर्म बन रहा है ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, बहुत ही सिस्टमैटिक नहीं है ये, है ना। तो और अभी हम इस पे फोकस भी नहीं कर रहे कि हम इसको प्रॉपर फॉर्म बनाएं। बस अभी मैं इनपुट फील्ड के बारे में समझा रहा हूँ कि कैसे इनपुट ले सकते हैं किस किस टाइप का, है ना। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम एक प्रॉपर बढ़िया फॉर्म बना सकते हैं, जैसे एक एडमिशन फॉर्म बनाना हुआ, लॉगिन फॉर्म बनाना है, साइन अप फॉर्म बनाना है, वो सभी फॉर्म को बनाना सीखेंगे आगे चल के हम। अभी बस आप इस पे फोकस करिए, किस फील्ड के लिए, किस प्रकार के इनपुट के लिए कैसे क्या टैग लगाया जाएगा, कौन सा एट्रीब्यूट पास किया जाएगा, कौन सी वैल्यू पास की जाएगी, इस पे आपको फोकस करना है। ओके, फिर आप चाहो तो अपना दिमाग चला करके उतने से ही आप फॉर्म बना सकते हो बिना बताए। चलिए वापस आते हैं, यहाँ पे हम फिर से बी आर नाम का टैग लगा दिया हमने, ताकि अगली वाली जो फील्ड रहे वो नीचे आए। और देख लेते हैं हम कि हमारा अगला क्या है। अगला है यहाँ पे इनपुट टाइप, सॉरी, ईमेल इनपुट। ईमेल इनपुट में क्या होता है कि ईमेल इनपुट में यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, टाइप के अंदर बस ईमेल लिख देना है, ठीक है, टाइप के अंदर ईमेल। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, अगर हम यूजर से ईमेल लेना चाह रहे हैं, सॉरी, ईमेल लेना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल यहाँ पे पास कर दिया। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जब भी यूजर कोई इंफॉर्मेशन भरेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे भर दिया, ठीक, ऐसे भर दिया कुछ भी, और सबमिट करेगा तो वो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इसको ईमेल के रूप में ही सारी इंफॉर्मेशन भरनी होगी, ठीक है, ईमेल के रूप में। अगर वो ईमेल के रूप में नहीं है तो फॉर्म हमारा सबमिट नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से ईमेल काम करेगा, जो किस प्रकार का डेटा लेगा, ईमेल वाला डेटा लेगा। वापस हम बी आर टैग लगाएंगे। फॉर्म बनाना बहुत ही सिंपल है, बस टाइप ये आपका चेंज होता चला जाएगा। इसके बाद अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे हमारा कौन सा है। तो फिर अगर हम बात करें कि अगर हमें नंबर लेना है तो नंबर लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो नंबर लेने के लिए वापस हम यहाँ पे, जैसे मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए हमें यूजर की एज लेना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर पास कर दें, टाइप इक्वल टू नंबर। तो अब देखेंगे कि ये जो फील्ड आएगी कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है जहाँ आप क्लिक करके नंबर भर सकते हैं। यहाँ से आप डिक्रीमेंट करा सकते हैं, यानी वैल्यू कम होगी, यहाँ से वैल्यू बढ़ेगी। इसके अंदर कुछ और भी अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि एक तो नेम हो गया, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम बता सकते हैं, मैक्सिमम कितना तक वैल्यू पास कर सकता है यूजर और मिनिमम कितना तक पास कर सकता है। चलिए देख भी लेते हैं हम इसको लगा करके। तो अगर मैं यहाँ पे मिन के अंदर लिख देता हूँ कि मान लीजिए मिनिमम एज मैं चाह रहा हूँ 10 टाइप हो, और यहाँ पे मैक्स पास करके मैं कह देता हूँ कि 50। अब अगर कोई 10 से कम यहाँ पे डालना चाहेगा, ओके, चलिए यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ, 5,
और देखिए 5 वैसे तो जब टाइप करेंगे तो टाइप हो जा रहा है, लेकिन जब सबमिट करता है सबमिट नहीं होता। लेकिन जब आप यहाँ से इस जगह से यहाँ से जब आप घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये 10 से नीचे नहीं आ रहा। ऐसे जब यहाँ से आप बढ़ाएंगे तो 50 से ऊपर ये नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लिमिट लगा दिया है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए। वापस इसके बाद चलते हैं अगली तरफ। आगे है डेट। अब मान लीजिए कि अगर हमें यूजर से उसका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करना है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं डीओबी और वापस हम यहाँ पे इनपुट नाम का टैग लगाते हैं। जहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है वहां पे मैं बस क्या लिख दूंगा, डेट। ठीक है, और नेम नाम का एट्रीब्यूट लगा के चाहो तो यहाँ पे डीओबी लिख दो, ताकि ये पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे चला जाए, डीओबी वाली फील्ड में जाकर के स्टोर हो जाए। अब अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास कैलेंडर बन चुका है। अच्छा, बी आर टैग लगा देते हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन हमारी नीचे आ जाए, जो कि आ चुकी है। तो अगर हम यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा एक कैलेंडर आ जाएगा, जहां से आप ईयर वगैरह भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप ईयर वगैरह यहाँ पे देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ईयर दीजिए, मंथ चूज करिए और अपना कोई भी एक डेट ले लीजिए, कुछ इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो अब आपने सीखा कि अगर आप कोई फॉर्म देखते हैं जहां पे आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरते हैं, जहाँ कैलेंडर आता है, वो कैलेंडर किस प्रकार से आता है, इनपुट नाम का टैग लगता है जिसके अंदर टाइप नाम का एट्रीब्यूट और उसके अंदर कौन सी वैल्यू पास है, डेट नाम की वैल्यू पास की गई होती है। वापस हम यहाँ पे बी आर टैग लगा दिया हमने और अगले इनपुट टाइप की तरफ चले। अगले इनपुट टाइप है हमारा रेडियो। दोस्तों देखिए एक चीज मैं बता दूं, आपने देखा होगा कुछ फॉर्म पे कुछ जगहों पे ऐसे गोल सी एक बटन आती है। ठीक है, गोल सी एक बटन आती है, इसे कहते हैं गोल वाली बटन को रेडियो बटन। कहीं कहीं आपने देखा होगा, आगे भी हम देखेंगे भी, एक स्क्वायर फॉर्मेट पे बटन आती है जिसमें हम चेक अनचेक करते हैं। तो ये चेक बटन होती है हमारी और ये रेडियो बटन होती है। अब बात करें कि रेडियो बटन कहाँ लगती है और ये चेक बॉक्स वाली बटन कहाँ लगती है। तो अगर आप यूजर को मल्टीपल ऑप्शन देना चाह रहे हैं और उस मल्टीपल ऑप्शन में से कोई सिंगल वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तब ऐसे में आप रेडियो बटन लगाते हैं। लेकिन अगर आपने मल्टीपल ऑप्शन दे दिया है और मल्टीपल ऑप्शन में से आप मल्टीपल वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तब आप चेक बॉक्स नाम की बटन लगाते हैं। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें तो जेंडर के लिए मेल फीमेल आप दो ऑप्शन दे दिए, अब दोनों में से कोई एक ही वैल्यू आएगी हमारे पास। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, फिर रेडियो बटन बनाते हैं। अब देखते हैं कि रेडियो बटन बनती कैसे। ओके, तो चलिए हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमने पास कर दिया है जेंडर, है ना, जेंडर लिख दिया। अब जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा एक टेक्स्ट दिखाया मेल, देखिए इनका इनपुट ऐसे है मेल। अब मैं चाह रहा हूँ मेल के सामने एक रेडियो बटन आए। तो मेल के सामने रेडियो बटन लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इनपुट नाम का टैग लगाया, टाइप नाम के एट्रीब्यूट में क्या पास कर दिया जाएगा, रेडियो। ओके, अभी बस मैं इतना लिख रहा हूँ। फिर आगे मैं लिख रहा हूँ फीमेल, और फीमेल लिखने के बाद इसके आगे भी मुझे रेडियो बटन चाहिए। अभी अगर आप देखें तो मेल के आगे रेडियो बटन आ चुकी है, अब फीमेल के आगे भी चाहिए। तो फीमेल के आगे अगर आपको चाहिए तो आपने यहाँ पे क्या किया, इनपुट नाम का टैग लगाया, फिर से टाइप नाम के एट्रीब्यूट के अंदर क्या पास कर देंगे, रेडियो। अब देख रहे हैं आप दोनों के सामने ये गोल सी बटन आ चुकी है यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन अभी क्या होगा कि अगर मैं मेल पे टिक करता हूं तो ये भी सेलेक्ट हुआ, फीमेल पे क्लिक करता हूं तो ये भी सेलेक्ट हो गया। अब भैया ये तो गड़बड़ है ना, दोनों में से कोई एक ही वैल्यू आएगी। ओके, अभी इसको सही करते हैं। एक चीज और समझिए कि अगर यहां से इंफॉर्मेशन निकलेगी मेल या फीमेल में से, तो हमारे डेटाबेस में एक कॉलम होगा जेंडर के नाम से। फिर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो जो डेटा जाएगा, जो इनपुट जाएगा, वो जेंडर नाम के कॉलम के अंदर जाएगा। ठीक, तो ऐसे में ये डेटा कहाँ जाकर के स्टोर होगा, उसके लिए हम क्या बता रहे हैं, नेम नाम के एट्रीब्यूट में हम जो भी पास करेंगे, जैसे हमने GEN शॉर्ट में डाल दिया, चाहो तो पूरा डाल दिया, तो सेम वही इंफॉर्मेशन यहाँ फीमेल वाली भी इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाकर के स्टोर होगी, उसी कॉलम में। तो जेंडर और नेम इक्वल टू GEN इसमें भी पास कर दिया, और हाँ यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और पास करनी है, जैसे जब एक चेक बॉक्स पे कोई क्लिक करेगा ना मेल पे, तो कौन सी वैल्यू जाकर के स्टोर हो जाए,
तो मैं चाहता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू मेल के नाम से जाकर के स्टोर हो जाए। जैसे कोई मेल वाली बटन पे क्लिक करा तो कौन सी वैल्यू स्टोर हो इस कॉलम में, मेल के नाम से। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जब अगर कोई फीमेल पे क्लिक करेगा तो कौन सी वैल्यू जाकर के स्टोर होनी चाहिए जेंडर में, फीमेल के नाम से। तो वैल्यू अलग अलग डालनी है, ठीक है। और जो नेम नाम का एट्रीब्यूट है उसके अंदर जो वैल्यू है वो दोनों में सेम सेम डालनी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इस पे टिक करता हूँ तो ये सिर्फ होगा, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ होगा, है ना। तो दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट हो पा रहा है। जब भी आप ऑनलाइन एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते हैं, आप टेस्ट देने जाते हैं तो होता है ना, आपके सामने 4 विकल्प आता है, चारों में से कोई एक ही आपको सेलेक्ट करना है। तो वहां पे रेडियो बटन ही बनाई गई होती है, और रेडियो बटन बनाने का क्या मेथड है वो अब आप सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले इनपुट टाइप की तरफ। अगला इनपुट टाइप है हमारा चेक बॉक्स, ठीक है। अब देख लेते हैं कि चेक बॉक्स क्या होता है हमारा। तो चलिए वापस हम आ जाते हैं यहाँ पे। पहले तो हम अपने कर्सर को यहाँ पे लेकर के आए और बी आर नाम का टैग लगा दें। बी आर, सॉरी, बी आर, ओके। वापस हम बी आर नाम का टैग लगा देते हैं। अब यहाँ पे चेक बॉक्स हमको लेना है, ठीक है। चेक बॉक्स में जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे बना रहे हैं सब्जेक्ट, एक हमने यहाँ पे फील्ड बना दी सब्जेक्ट के नाम से। सब्जेक्ट में जैसे मैं लिख रहा हूँ हिंदी, ओके। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूजर बताए भैया कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहा है वो। और इनपुट टाइप इक्वल टू क्या डाल दें हम, चेक बॉक्स, ताकि एक चेक बॉक्स बन जाए। वैसे ही फिर एक बना देता हूं मैं कंप्यूटर, और इसके आगे भी क्या बना दूं मैं, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या, चेक बॉक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा जी, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो इस तरीके से स्क्वायर फॉर्मेट में कुछ हमारा आ चुका है। इस पे भी टिक होगा और इस पे भी टिक होगा। अगर यूजर दोनों लेना चाह रहा है सब्जेक्ट तो दोनों को चूज कर सकता है, कोई एक लेना चाह रहा है तो कोई एक को वो सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप वैसे ही नेम नाम का एट्रीब्यूट पास कर देंगे कि डेटा यहाँ से निकल के किस जगह पे जाएगा, किस फील्ड में जाएगा वो आप बता देंगे। वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अगली फील्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जो फील्ड है यहाँ पे वो है बटन के नाम से, ठीक है, सबमिट बटन। तो सबमिट बटन देखिए बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक सबमिट बटन आ चुकी है। चलिए मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, तो वी आर नाम का टैग लगा देता हूँ इसके आगे, चाहे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये नीचे आ गया। अब मेरा एक पूरा फॉर्म बन चुका है। मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरूंगा और सबमिट करूंगा तो फॉर्म सबमिट